आने से उसके आए बहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। चलिए आज की हमारे नए टॉपिक के साथ आज की हमारी नई वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी न जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत मुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के। मोहम्मद रफी आज इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन अगर होते तो एक अलग ही बात होती। 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल नेहरू की नजर 9 साल के नाई फिक्को पर पड़ी। फिक्को यानी कि मोहम्मद रफी। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश अनाउंस कर दिया था। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी साहब सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार और फिक्को से बुलाया करते थे। रफी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस रफी की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज करने लगे। 9 साल की उम्र में रफी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान पर लगा दिया। 9 साल के रफी नूर मोहल्ले में भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1935 की बात है, जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुँचे। रफी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह की हीर गुनगुना रहे थे। इसी आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत के लिए ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। ये मौका उन्होंने संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में के.एल. सहगल भी थे, जिन्होंने कहा कि ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए। लगातार गाने को गाते हुए रफी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया, जहां उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 में जो आई थी हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया गया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस वाले गानों को मिलिट्री वाले के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाना गाते हुए रफी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद शंकर, जय किशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स हो गए थे। 1938 में मोहम्मद रफी की शादी बशीरा बीबी से हुई, जिसे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया था और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी ने भी इस बात को मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा शुरू किया। मोहम्मद रफी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी के कई फैंस ऐसे हैं जो
उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफी लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इम्पोर्टेड कार इम्पारा खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा। इस चिंता में रफी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दे दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफी साहब ने उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया। बैजो बावरा फिल्म के गाने और दुनिया के रखवाले में रफी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी के फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल की ही रिकॉर्डिंग पर ये गाना बजाया और फांसी दे दी। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफी साहब की गायकी की रियलिटी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे थे। सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद आपके साथ गाना नहीं गाना चाहूंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक एक साथ गाना नहीं गाया, न ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने लता की चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया था। वहीं मिलने पहुंचे बेटी और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा कि क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों ने उनके अचानक जाने का कारण जानकर हैरान रह गए। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:30 बजे मोहम्मद रफी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। मोहम्मद रफी का जीवन परिचय एक प्रेरणा है। उनकी आवाज और उनकी विरासत हमें हमेशा याद रहेंगी। उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छुआ और अपनी विरासत पर अमर बना रहा। रफी साहब की याद में हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मोहम्मद रफी के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए आपका समय देने के लिए भी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।